कि हाँ सुन लो मेरी जबान में तुम्हारे सामने गद्दार खड़ा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम कि हाँ अगर कोई ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी बागी है तो हाँ मैं ये तमाम आलाजात के ब्राह्मणिकल निजाम को बर्खास्त करना चाहता हूं। अगर ये बगावत है तो यकीनन मैं तुम्हारा बागी हूं। अगर हिंदुस्तान के गरीब मजलूम आवाम को इंसाफ दिलाना अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूं। अगर हिमायत बेग की इंसाफ का मुतालबा करना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। मराठवाड़ा के 1400 किसान जो खुदकशी करके मर गए अगर उनकी मौत का सद्देबार तलाश करना अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूं। अगर महाराष्ट्र के मजलूम मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाना अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूं। अगर गरीब मुसलमानों को उनके दो पैर पर खड़ाना अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूं। नौजवानों को उनका हक दिलाना उनके मुस्तकबिल को रोशन करना अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूं। अरे तमाम हक की आवाज उठाने वाले अगर बागी है तो तमाम के तमाम बागी है। याद रखो फिर बचेगा कौन? बचेगा कौन? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम दिल्ली में एक बहुत बड़े महाराज के पास गए। उनको भी दाढ़ी है, जरा काली है दाढ़ी में, बाला मेरे से लंबे है, व्हाइट पहनते हुए शेरवानी पहनते। वहां जाकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम हर वक्त तनकीद करते रहेंगे और हम अपने तहजीब और सकाफत पर फख्र नहीं करेंगे तो दुनिया हमको क्यों देखे? सही बात कही प्राइम मिनिस्टर ने। अगर हम सब हर वक्त तनकीद करेंगे तो हमारी तहजीब और तमद्दुन की तरफ मतवज्जो दुनिया की होगी। मेरा जवाब हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी से एक ही है, इख्लाक को मारना क्या हिंदुस्तान की तहजीब को बर्बाद करना नहीं था? इख्लाक को मारना मिस्टर मोदी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या इख्लाक की मौत हिंदुस्तान की तहजीब को कमजोर करने की साजिश नहीं थी? क्या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला को मजबूर कर देना कि एक नौजवान दलित बच्चा अपनी जान ले ले मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या वो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ था या उसकी तहजीब के मुताबिक था? और अगर उसके खिलाफ था तो क्या दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ाएगी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप है मिस्टर मोदी, आप संघ परिवार के वजीर आजम नहीं है, आप मोहन भागवत के वजीर आजम नहीं है, आप हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के वजीर आजम है। क्या आपको ये नहीं तकलीफ होती कि जब रोहित मर गया, बल्कि रोहित पर कहा गया कि वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है रोहित का, इख्लाक की मौत हुई, गोश्त के नाम पर इख्लाक को इसलिए मारा गया कि इख्लाक मुसलमान था, रोहित को इसलिए मजबूर कर दिया गया कि अपनी जान ले लिया क्योंकि वो दलित था। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए क्या हमारी तहजीब के खिलाफ नहीं था? आपके पार्टी के लोग आए दिन गाली देते हैं हमको। कर्नाटका का एक एमपी, भटकल का वहां का एमपी कहता है कि जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा दहशतगर्दी रहेगी। बताओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप रूलिंग पार्टी है, 280 एमपी आपके पास है और आपका एमपी कह रहा है कि दुनिया में जब तक इस्लाम रहेगा दहशतगर्दी रहेगी। अरे वजीर आजम साहब, कभी तो मुंह खोलो, कभी तो बोलो, कभी तो जबान हिलाओ, कभी तो दिखाओ 56 इंच का सीना। कभी नहीं दिखाते आप। आपका एमपी हमको गाली दे रहा है,
कि जब तक दुनिया में इस्लाम रहेगा दहशतगर्दी रहेगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप 17 तारीख को सूफी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। यकीनन बहुत से उलमाए कराम आपको बताएंगे सूफीज्म के बारे में, मगर मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं इस्लाम के बारे में कि जब तक इस्लाम रहेगा दुनिया में अमन रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा दुनिया में सुकून रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा टेररिज्म नहीं रहेगा। जिस दिन इस्लाम नहीं उस दिन दुनिया ही नहीं को टेररिज्म की बात है। आज आपका एमपी कह रहा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका एमपी कह रहा है कि इस्लाम जब तक रहेगा टेररिज्म रहेगा। क्यों नहीं बीजेपी के लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते? क्यों नहीं उसको निकाल कर फेंक देते कि कैसे तू ये बात कह रहा है? मगर हमारे वजीर आजम 17 तारीख को दिल्ली के सूफी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हाँ, यकीनन आप जाकर ख्वाजा अजमेरी का जिक्र करेंगे, मुझे मालूम है। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में बम ब्लास्ट हुआ, असीम आनंद को बेल कैसे हो गई? असीम आनंद की बेल के खिलाफ क्यों नहीं अपील डाली गई? अगर आप सूफी कॉन्फ्रेंस में जाकर सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी का जिक्र करेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे सवाल कर रहा है कि बताइए ख्वाजा अजमेरी के बम आस्थाने में जो बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, रमजान का महीना था, रोजेदार शहीद हुए, रोजेदार जख्मी हुए, हमारे सीनों में तकलीफ हुई, मगर बताइए उस लोगों का क्या होगा? यकीनन हमारे में मुख्तलिफ मसालिक है, मगर हम आपसे की बात का सवाल कर रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग देता या खत्म करता? आपको सवाल आपके सामने है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप जाकर ये मत बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं था। अरे इस्लाम सीखना हमको आपसे जरूरत नहीं है, सूफीज्म सीखने की हमको आपसे जरूरत नहीं है। हमारे मौजूद उलमाए कराम है, हम जानते हैं, मगर हर बात पर हमको एंटी नेशनल कहना और हमारे मजहब की तौहीन करना, ये क्या बात है कि इख्तिदार पर आप आकर बैठे हैं और इख्तिदार पर बैठने के बाद आप इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम एक लफ्ज नहीं बोलते, खामोशी अख्तियार कर जाते। रोहित मारा गया, 10 दिन के बाद लखनऊ में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मां के लाल ने अपने बेटे को खो दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई पिक्चर का क्लाइमेक्स सीन है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहकर कहा कि मां के लाल ने अपने बेटे को खोया। मैं टीवी पर देखकर सोचा अब और कुछ बोलेंगे, तो मां वहां पर प्राइम मिनिस्टर खामोश हो गए। क्या बात है, हिंदुस्तान के वजीर आजम, मां के लाल ने तो अपने बेटे को खोया, मगर जिस मां का लाल मर गया, जिन लोगों ने उसको मजबूर किया आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। रोहित के खिलाफ कहा गया कि रोहित एंटी नेशनल है, रोहित हिंदुस्तान का गद्दार है। 28 साल का मासूम नौजवान दुनिया के इल्जामात को बर्दाश्त नहीं कर सका, देख रहा था कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो इनके जुल्म और इल्जामात का शिकार हो गया। हमारे वजीर आजम कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, खामोश हो जाते। क्या हुआ हरियाणा में? हरियाणा में 3, 4, 5 दिन तक हरियाणा जलता रहा। हरियाणा के 3 जिले खत्म हो गए, जल गए पूरा, कुछ बाकी नहीं रहा हरियाणा में। किस बात पर? कि जाटों ने काम को रिजर्वेशन चाहिए। हरियाणा जला, 22 लोग मारे गए, औरतों पर जुल्म हुआ, और बाद में मोदी साहब बोलते हैं हाँ हम जाटों को रिजर्वेशन दे देंगे। 56 इंच का सीना आपका, आप तो हिंदू सम्राट है ना।
तो मोदी डरकर, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत डरकर दगे डालकर कह दिया कि हां हम जाटों को रिजर्वेशन देंगे। मिस्टर मोदी, मैं महाराष्ट्र के गरीब मुसलमानों की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूं। हमारी गुर्बत, हमारी कमजोरी, नौजवानों की बेरोजगारी, ये आया है महमूद और रहमान कमेटी के सामने। बंबई की हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के उन 50 जात के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो कमजोर हैं उनके बच्चों को तालीम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बताओ, हिंदुस्तान के वजीर आजम महाराष्ट्र के करोड़ मुसलमानों ने एक बस पर पत्थर नहीं फेंका। हमने एक पत्थर नहीं फेंका। हम अपने आंख में आंसू डाले नौजवानों की उम्मीदें टूट गई। घर घर में मातम का माहौल बन गया जब तुम्हारी हुकूमत ने हमको रिजर्वेशन देने से इनकार किया, बावजूद बंबई हाई कोर्ट के ऐलान के कि दो मुसलमानों को रिजर्वेशन दो तालीम में। और आप, हम जो अमन पसंद है, हम अमन पसंद है, और आप हरियाणा में जो लोग वायलेंस करते हैं, 22 लोग मर जाते हैं, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो आप उनको रिजर्वेशन दे रहे, महाराष्ट्र के मुसलमानों को नहीं देंगे। ये आपका इंसाफ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आप तो सारे हिंदुस्तान में बोलते थे ना, मित्रों मित्रों, इंडिया फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है मित्रों? जो बस चलाया, जो फैक्ट्री चलाया, जो औरतों के कपड़े फाड़ा, जो पुलिस वालों को मारा, तुम उनको रिजर्वेशन दे रहे हो। हम क्या करें बताओ बीजेपी वालों, हम क्या करें बताओ, तुम हमको बताओ। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अरे आसमान के तारे तोड़ना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं, मगर आप हमको रोक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। जो दहशतगर्दी करते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, उनको आप दे रहे हैं और हमको नहीं दे रहे आप। मैं बताना चाह रहा हूं महाराष्ट्र के तमाम सेकुलर पसंद लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाट को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता क्योंकि वो उनमें समाजी और तालीमी बैकवर्डनेस नहीं है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है। और बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, तालीम में दो। जो दहशतगर्दी करते हैं उनको रिवार्ड दिया जा रहा है। समझ में आया नौजवानों तुमको पैगाम ये? मैं तुमको किसी बात के लिए नहीं उकसा रहा हूं, मैं हकीकत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और क्या हुआ हरियाणा में? हरियाणा में जाटों ने जाकर, जहां पर पुलिस का असला होता है आर्मरी, जहां पर पुलिस के गोलियां, पुलिस के टियर गैस हथियार है, तो उसको लूट के भाग गए, उसको लूट के भाग गए। और कोई अखबार में, टीवी पे नहीं आया। अगर असदुद्दीन ओवैसी पुलिस के आर्मरी डिपो के सामने जाकर खाली ठहर के से टहलता तो बोलते लश्कर तैयबा गया देखो, जैश मोहम्मद आ गया देखो, सिपाहियान आ गया देखो। क्यों आपके क्या थे भाई थे जो आर्मरी पूरा हथियार लूट के भाग गए। हथियार लूट लिए, वो गद्दार है, मुल्क के दुश्मन है, कैसा वो आर्मरी को लूटते हैं। मगर कोई बात नहीं, हम ही है ना, हमारी पेशानी पे लिखा हुआ है एंटी नेशनल, गद्दार, दहशतगर्द, लश्कर तैयबा, आईएसआई, सब हमारे पास लिखा हुआ है। आपके पास तो खाली तागा है गिटार का। सारी दुनिया की
बुराई हम में आप तो बाबा बड़े बाबा है भाई आजकल। वो बाबा जो करे क्या करे, और बोले मैं नहीं देता जुर्माना, नहीं देता। 5 करोड़ लगाए तो नहीं देते। मुदगीर में अगर ट्रैफिक कांस्टेबल रोक के बोला रोड दे 300 रुपए का चालान, क्या करते आप? सोचते दिन में क्या है भाई, ये कपड़े वाला रोक लिया मेरे को, यूं देखते क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पे जाना है लो साहब, 300 रुपए का चालान माफ पर बाबा को 5 करोड़ बोले तो नहीं देता हूं मैं, नहीं देता हूं। क्या यह कानून है? अरे आप बाबा होंगे, साधु होंगे, मौलाना होंगे, ओवैसी होंगे, मगर कानून तो सबके लिए बराबर है ना। कोई कानून में ऊंचा बड़ा तो नहीं है ना। यूं बोले 5 करोड़ नहीं देता, क्या करेंगे? बेबस है हुकूमत। और यहां महाराष्ट्र में इस साल में 3 महीने में 400 किसान खुदकुशी कर लिए। एक किसान 10,000, 25,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लोन लिया था। बेचारा अदा नहीं कर सका क्योंकि लोग आ रहे थे, ला दे, खर्चा दे, तो बेचारा मजबूर होकर खुदकुशी कर लिया। और बाबा बोल रहे 5 करोड़ नो, आई विल नॉट गिव। हम बेदागे दागी हाँ भाई, हम ही दागदार है। पूरे गंदगी हमारे पास है, आप व्हाइट है, हम ब्लैक है। क्या बात है, एक किसान मर रहा है। कहां गई इंसानियत हुकूमत करने वालों? कहां गई इंसानियत जब किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है? अरे अगर किसी के पास ट्रैक्टर का लोन लेते, अगर एक अदाई नहीं हुई तो SMS आता है बैंक से कि तुम लोन लिए थे, महीना गुजर गया, EMI का अदा करो। आपको मालूम, BBC हिंदू की रिपोर्ट है, हिंदी की रिपोर्ट है कि जब बैंक SMS करता है कि भैया तुम्हारे पैसे बाकी है, तो बैंक SMS भिजाने के कितने पैसे चार्ज करता आपको मालूम आपको? 545 रुपये। 545 रुपये। अच्छे दिन आगे बाबा, अच्छे दिन आगे बाबा, बहुत अच्छे दिन आगे मित्रों, अच्छे दिन आगे। आज गरीब लोन अदा नहीं कर सकता, 10,000, 15,000 का तो बैंक की तरफ से नोटिस आ जाती है। और जो जैसा इम्तियाज जलील ने कहा, उन्हें भी लंबे बालों वाला हीरो हेलमेट पहनता था। उन्हें पार्लियामेंट में देखता था तो मैं बोलता था ये कैसा जुआ है, यहां पैसा गिर गया आके। आज उन्हें 9,000 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गया हमें। बताइए अजीज दोस्तों, आज हमारे मुल्क में गरीब की जान की अहमियत है या नहीं? छोड़िए मुसलमान दलित थोड़ी देर के लिए, मगर गरीब की अहमियत नहीं है। आज तो गरीब जिंदा रख रहा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जाकर अगर कोई वोट डालता है तो गरीब डालता है, पैसे वाला नहीं जाता। गांव से लोग जाते, झोपड़ियों से जाते, साइकिलों पर जाते, ट्रैक्टरों पर जाते, पैदल जाते, 3-3 घंटे ठहर कर बच्चों को अपने साथ अपनी माएं रखकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखती है। आज उन गरीबों का कोई इज्जत और लिहाज नहीं, कोई इज्जत और लिहाज नहीं उन गरीबों की। आखिर बोलते असदुद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, जो 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, जो 5 करोड़ का अदा नहीं करता बोला, कहां गई तुम्हारी मोहब्बत भारत माता? क्या ये नेशनलिज्म कहां गया? तुम्हारा कौमियत कौम परस्ती कहां गई? जो लोग नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म की बातें करते आओ, महाराष्ट्र के उन किसानों के घर पर जाकर बोलो, तुम दिखाओ तुम्हारा नेशनलिज्म, तुम्हारा एंटी नेशनलिज्म दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान में लोग मर रहे, मगर तुम्हारा नेशनलिज्म जिंदा क्यों नहीं होता?
क्या किसान की बात पर तुम मुर्दा क्यों हो चुके हो? गरीब की मजबूरी पर तुम्हारे दिलों में तकलीफ क्यों नहीं होती? अरे गरीब के तकलीफ को महसूस करो, हिंदुस्तानियों के गरीब के तकलीफ को महसूस करो। ये नेशनलिज्म है। जो लोग गरीबों के तकलीफ को सीनों में महसूस नहीं करते वो हिंदुस्तान के दुश्मन है, याद रखो। मैं आपको बता, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो सुनो भाई, अभी 15 मिनट ही है। 15 मिनट बोले कि अकबर याद आते मेरे को। समझ गए आप? अभी जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। मेरे अभी दोस्तों, मैं आपसे बता रहा था, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक साथी ने पूछा, आरएसएस अपने कपड़े तब्दील कर रही, क्या बोलना? मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले नहीं, अब वो चड्डी नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। मैं बोला बच्चा बड़ा हो गया है ना, कब तक चड्डी पहनेगा? पहनने दो, बड़ा होना ना कभी तो। पैंट आप पहन रहे 1925 के बाद 2016 में ख्याल आया नहीं अब पैंट पहनना। क्या बात। फिर हमारे प्रेस के बुलाइने इसमें नहीं बोल रहे आप, उन्होंने ड्रेस तब्दील करे। याद रखो, ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की खूबसूरत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हाँ बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलते रहिए, आपको बोलने की आदत है, हमको कम बोलने की आदत है। और जब हम बोलते तो सब कान लगा के सुनते। आप सुनो, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। मगर अजीब गरीब बात क्या है कि बाबा जो व्हाइट कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माना नहीं देते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ? हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हुए हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं टीवी पे देख के बोला क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है, ये इंडिया में हो रहा। होम मिनिस्टर बैठे हुए, ये तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का बड़ा लीडर खड़ा है और उसके सामने जाकर कोई बोल रहा असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। ऐसे ही बोलते हैं, कोई बुरी बात नहीं, हिंदुस्तान दोनों भी हिंदुस्तानी। मौलवी बोलते नहीं तुम उधर ही जाते, मैं कहां जाता हूं उधर, मेरे बाप दादा नहीं गए, मैं इधर ही मरा, वो मर के भी ये खबरों में गए।
मगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बैठो तो है और वो बाबा बोल रहे पाकिस्तान जिंदा है, नेशनलिस्ट मैं गद्दार। क्या बात है बताइए आप कि वो बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद तो कोई बुरी बात नहीं है, और हम खड़े होकर बोलते रिजर्वेशन दे दो, हिमायत बेग को छोड़ दो, इशरत जहां से इंसाफ करो तो बोलेंगे देखो गद्दार है ये। यही बहस हो रही है मुल्क में मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार नाकाम साबित हो गई, इकॉनमी रिवाइव नहीं हो रही। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग थे जो बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब उनको बोले अरे जल्दी हटाओ मोदी सरकार, वो खुद परेशान है। अपना क्या है, अपन तो फकीर आदमी है। जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मिला अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं मिला तो अल्लाह अकबर। आपको तकलीफ हो रही क्योंकि पैसा 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 इनको जरूरत है ना। जो लोग बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, अब आपको ये कहना पड़ेगा कि अब की बार मोदी सरकार नो नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, बार बार जो हमको बोलते कि नेशनलिज्म नेशनलिज्म, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, जरा मेरी पूरी तकरीर को आपको लिखो, एक पॉइंट के लिखो, अखबार में छापे तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हमको बोलते ना यूं जहां जाते भड़काऊ भाषण देते, अच्छा भड़काऊ भाषण मैं देता हूं, ठीक है क्या करूं। 27 नवंबर को 27 नवंबर को जम्मू जाने से पहले आर्निया में 3 फिदायान का हमला हुआ। 5 दिसंबर 2014 को उरी में 2 फिदायान, कठुआ राजबाग में 20 मार्च 2015 को 2 मिलिटेंट मारे गए, और मरने के बाद अफजल गुरु का नोट मिला। सांबा आर्मी कैंप मार्च 21 2015 2 मिलिटेंट मारे गए, फिर अफजल गुरु की तारीख में नोट मिले। टांगदार में 27 मई 2015 इन्फिल्ट्रेशन हुआ, एलओसी पर 3 फिदाई मारे गए। जलंधर में 27 जुलाई दीनानगर 6 सिक्योरिटी हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, शहीद हो गए, और 2 फिदायान मारे गए। फिर आप आइए उधमपुर अक्टूबर में, वहां पर 2 सिक्योरिटी फोर्सेस, 1 फिदायान। पठानकोट में 2 जनवरी 2016 7 बहादुर सिक्योरिटी फोर्स मारे गए, 6 फिदायान जो पाकिस्तान से आए मारे गए। पंपूर फरवरी 20 तारीख को 2016 में सीआरपीएफ बस पर 3 फिदायान हमला किए, 6 सिक्योरिटी फोर्स मारे गए। 3 दिन का ऑपरेशन चला। अफगानिस्तान में हिरात में हमारी इंडियन काउंसुलेट मई 23 2014 3 फिदायान मारे गए। जनवरी 3 2016 मजार शरीफ पर 4 फिदायान रॉकेट हमला किए, मरने से पहले अफजल गुरु की तारीख में खून से लिखे। जनवरी 13 2016 में हिरात में 3 फिदायान। मार्च 2 2016 जलालाबाद में 4 फिदायान, 1 कार बम ब्लास्ट हुआ। मित्रों ये क्या हो रहा है मित्रों? आप तो बोले थे कुचल दूंगा, एक सर के जवाब में 10 सर दूंगा। 4 कितने हमले हो गए देखो आप, ये सब हमले। यानी अब तक हिंदुस्तान में जब से मोदी पर वजीर आजम बने 42 फिदायान मारे गए, 14 फिदायान हमले हुए, और अफगानिस्तान में 4 हुए। बताओ मिस्टर मोदी, आगे
बोले हम बोले और आप क्रिकेट खेल रहे, बॉलिंग डाल रहे, क्या क्रिकेट मैच हो रहा है? और आप हमको बोलते थे देखो हम लोग पर्दा देंगे। अरे हम तुमको तुम्हारे निशानियां पेश कर रहे हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? और आप जाकर नवाज शरीफ से ऐसा मिले, टीवी पे देखिए आप, लाहौर चले गए प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ की सालगिरह में केक खाने को, किसान यहां मर रहा, तुम केक खाने को गए, ठीक है खाओ, अच्छा है पाकिस्तान का केक, हमको तो उदगीर का बिस्किट अच्छा लगा। नवाज शरीफ के साथ ऐसा दिख रहा था कि कोई मराठवाड़ा में मेला था किसी जगह पर, 40 साल पहले दो भाया बिखर गए थे, 40 साल के बाद मिले तो ऐसा लपेट के चल रहे थे। वहां गए, पठानकोट हुआ, आप हमको बोल रहे पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? हेलो, हम हिंदुस्तान के थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह। ये वतन मेरा है। मैं पैदा भी हुआ तो अपनी माँ की पेट में 9 महीने रहने के बाद इसी सरजमीन में पैदा हुआ। अगर मेरे पैदा होने के बाद मेरे कान में किसी वली अल्लाह ने आजाद दी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा ये तेरा वतन हिंदुस्तान है। मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने कहा कि मुल्क से वफादारी करना, और जब मेरा जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो मैंने अपनी औलाद से कहा कि देखो जब दुनिया से जाऊंगा तो उसी वतन अजीज की खाक में मुझे मिला देना। मेरे से बड़ा कोई वफादार है? मेरे से बड़ा कोई वफादार है क्या बताओ? मगर आपके दौर में फिदायान हमले हो रहे हैं। कश्मीर में हमले कैसे हो रहे हैं? कश्मीर में हमला हो रहा है, हमारी आर्मी मुकाबला कर रही दहशतगर्दों से, पीछे से नौजवान औरतें आकर पत्थर फेंक रही आर्मी के ऊपर। बताओ इतना एलिगेशन वहां पर बढ़ गया, मगर कोई बात नहीं, किसी की फिक्र की बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये बातें हुई तो कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है क्या करना, तो कांग्रेस पार्टी वही मजलिस की वजह से हो रहा। अरे अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम्हारी गलतियों की वजह से मोदी आया, तुम्हारे करप्शन की वजह से मोदी आया, तुम्हारी क़यादत की कमजोरी, नाहली और मुकम्मिल होने की वजह से बीजेपी आई। और बात करें कि कांग्रेस बोलती नहीं मजलिस जहाँ जाती ऐसा होता, क्यों मजलिस जहाँ जाती क्या वहां पानी नहीं बरसता? आप क्या किए बताओ, बताओ आप क्या किए हिंदुस्तान के लिए? बीफ बैन आज अगर हुआ, 10 साल तक ये बिल प्रेसिडेंट के पास था, वो बिल को वापस ले सकते थे मगर नहीं लिए। और आप बोलते हमारी वजह से। हैदराबाद में क्या हुआ कांग्रेस वालों? हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में मजलिस के 44 कारपोरेटर जीते अल्लाह के फजलो करम से, और कांग्रेस के ओनली 2। हम दो, हमारे दो आ गए। वहां बीजेपी के कितने? 1। बीजेपी का 1, कांग्रेस के 2। हम बोले दोनों को घर में बिठाएंगे अब इंशाअल्लाह। मजलिस जहां जाती है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस से बराबर मुकाबला करती है। मजलिस बैठे भाई, टोपी वाले अभी क्लाइमेक्स पे आ गया। कांग्रेस की तरफ जहां पर हम पहुंचते हैं, अब उदगीर आ गए तो कांग्रेस को बेचैनी शुरू हो गई। फिर यहाँ कहीं को आए, फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले नहीं है। उदगीर आया हूं, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपने आज दी यकीनन इंशाअल्लाह ताला गौरती ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए। मगर आपको पैगाम ये दे रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे दलित भाइयों और मेरे नौजवान मुसलमान साथियों, मैं तुमको पैगाम ये दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम सियासत में हिस्सा लें,
हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने सियासी जमात को मजबूत करें। अरे 65 साल हमने कांग्रेस का साथ दिया, इन तमाम का साथ दिया। मैं बुजुर्गों से अपील करता हूं, नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि छोड़ो उन तमाम पार्टियों को। आज आपके सामने आपकी एक जमात है, एक हरकियाती पार्टी है जो आपके मसाइल को बेबाक तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली हो या हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाती है। आइए उस जमात का साथ दीजिए। अरे कब तक हम इन लोगों का साथ देंगे जो हमारी इज्जत नहीं करते, जो समझते कि मुसलमान को खुद करना है तो गिरफ्तार की दावत कर दो, दलित को खुद करना है तो अम्बेडकर के पोस्टर पर फूल का माला चढ़ा दो। अरे नहीं दलितों, नहीं मुसलमानों, हमारे मसाइल इससे बढ़कर है। बेरोजगारी है, इंसाफ की जरूरत है। आज हिमायत बेग जेल के सलाखों से तुमको आवाज लगा रहा है कि मेरे इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ दो। और मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि जब जजमेंट आएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उससे इंसाफ करेगा। मुंबई अदलिया